नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश और आज हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में। तो ये सीरीज़ लगातार यूट्यूब पर चलती आ रही है जिसमें मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर इसके पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस आपको चाहिए तो मैंने पहले ही भी बता के रखा है कि 149 रुपीज़ से हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जहाँ सारे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। फिर थोड़ा और इसके क्वेश्चंस के अंदर में डिटेलिंग देकर सारे क्वेश्चंस को कराया जाएगा। ठीक, तो आप उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। इनके PDF अगर चाहिए तो वो भी आपको 30 रुपीज़ पर हमारे ऐप पर मिलेगा। योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके आप उसे परचेस कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी आई हुई है, जो कि जिसमें कि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, वो है लैब असिस्टेंट का। तो उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज़ लेकर हम चल रहे हैं। ठीक, तो अब उस वैकेंसी के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, तो आप उसे भी परचेस करके अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो होगा, तो पढ़ने की तैयारी कर दो। साथ ही साथ अब समय ऐसा नहीं रह गया कि बहुत समय बचा है तो हम लास्ट में टेस्ट सीरीज़ दिलाएं। टेस्ट सीरीज़ भी आपको अभी से दिलाते चलना होगा, क्योंकि चुनाव के डेट नज़दीक है। जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा आप देखेंगे कि किसी न किसी शनिवार रविवार को कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा। तो अच्छा है कि आप पहले से ही टेस्ट सीरीज़ दिलाते चले। तो इन एग्ज़ाम के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, तो उस टेस्ट सीरीज़ को भी परचेज करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से आप तैयार हो रहे हो, किस तरीके से आपकी तैयारी कहाँ पर कम रह गई है, कहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को जान पाएंगे। ठीक है, और साथ ही कृषि उपज मंडी से संबंधित जो वैकेंसी आई थी उसकी भी जो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो भी आप परचेज करके पढ़ सकते हैं, उसके भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक, अब हम साउंड के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अब शुरू करते हैं। इसमें देखना, ध्वनि तरंगे खालिस्तान में यात्रा नहीं कर सकती हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं बताना भूल गया। ये चीज़ बताना भूल गया कि जो तरंगे थी ना, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, उनके लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। वो बिना माध्यम के ना चल नहीं सकती आगे। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में से एक माध्यम की आवश्यकता होगी। चौथा चीज़ होता है निर्वात। निर्वात कोई भी माध्यम नहीं होता, पूरा खाली रहता है। वहाँ पर केवल और केवल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही जा सकते हैं, और लाइट आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए वो अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहुंच पाता है। और अंतरिक्ष में क्या है, निर्वात, वहाँ वायुमंडल नहीं है, ना किसी प्रकार का माध्यम नहीं है। तो जो मैकेनिकल या यांत्रिक तरंगे बोलूं या फिर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बोलूं, वो किस प्रकार की तरंगे हैं, मैकेनिकल तरंगे, और उनके लिए क्या आवश्यक होता है, माध्यम। तो यहाँ पर देख लो, कहाँ यात्रा नहीं कर सकता बोल रहे, तो वायु एयर में कर पाएगा, पानी लिक्विड है, स्टील ठोस है, सॉलिड है, तो खाली स्थान में नहीं कर सकता, या फिर निर्वात में नहीं कर सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से ही क्वेश्चन ना आते हैं, ज्यादा कुछ इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि जो तरंगे रहती है उसका आयाम किस पर निर्भर करेगा, तो वस्तु का ताप, वस्तु की सामग्री, वस्तु की गुणवत्ता, या वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। तो ध्वनि के लिए क्या आवश्यक है भाई, कंपन कराने के लिए आवश्यक प्रयुक्त बल, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। तो उसका आयाम किस पर निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल पर। फिर तीसरा देखते हैं, नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब ये कहाँ देखने को मिलता है, एग्जाम्पल सिनेमा हॉल में, थिएटर में जब देखेंगे ना, तो जो बगल में पूरे चारों ओर पैक्ड रहता है, वो क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बॉक्स लगे रहते हैं, और जब वो साउंड देगा तो हो प्रतिध्वनि सुनाई ना दे आपको, 17 मीटर का तो डिस्टेंस वहाँ रहता ही है, प्रतिध्वनि को रोकने के लिए इस प्रकार के चीज़ों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने की तकनीक क्या है, तो यहाँ ध्वनिक सुरक्षा है ना, ध्वनि की सुरक्षा आपको दी जाती है ताकि वो लौट कर आप तक ना आए। फिर देखते हैं, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, तो कहाँ करती है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति,
लकड़ी में 10 मीटर पर सेकेंड, एक ही माध्यम में भिन्न गति। तो देखो, नहीं ये गलत है। देखो अब क्या होता है, ध्वनि तरंग है, अलग अलग माध्यमों में विचरण करेगी। अब ये ना द्रव हो गया, ठोस हो गया और गैस हो गया। तो द्रवों में ना गैस की सबसे कम कहाँ होता है, तो गैस में होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो द्रव में होता है। और सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में। ठीक, तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग उसकी गति होगी ना, तो भिन्न माध्यमों में भिन्न गति होगी। ठीक, अब याद रख लेना, एयर में ना 332 और 331 आपको लिया जाता है। अब वेरी कहाँ तक कर सकता है ये भी समझ लो, 330 आपको देखने के लिए कभी कभी मिल जाएगा, 342 भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये 3-4 ऑप्शन ही आपको देखने को लिए मिलते हैं, लेकिन 31 और 32 दिया तो आपको आंसर वही लेना है। अब सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में बोला, ठोस में भी सबसे ज्यादा किस में है, तो एल्यूमिनियम है। शायद वो 6140 इस टाइप का है, 6140 करके कुछ है। तो एल्यूमिनियम में सर्वाधिक होती है। स्टील मत मार के आना, पहले बता दे रहा हूं, लोहे में नहीं है, एल्यूमिनियम में सर्वाधिक है। ठीक, फिर देखते हैं मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है, तो ये कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और अगर 20 से कम आता तो क्या होता, इंफ्रासोनिक। ठीक है, और 20,000 से ज्यादा आता तो, फिर देखते हैं श्रवणी रेंज से नीचे की आवृत्ति, श्रवणी मतलब वही 20 to 20 के। अब इससे कम का आएगा तो क्या बोलेंगे उसको, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। क्या आएगा, इंफ्रासोनिक। इंग्लिश नाम भी देखते चलना, इंफ्रासोनिक है कि क्या बोलते हैं, पराश्रव्य है, अपश्रव्य है, क्योंकि वो ना दोनों टाइप में पूछा जाता है। कभी कभी आपको लगेगा कि इंग्लिश साइड में इंग्लिश नेम, हिंदी साइड में हिंदी नेम, बट वो क्या कर देता है, दोनों साइड सेम दे देता है। हाँ, इस वजह से। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य कितना 2 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया कि v इक्वल टू क्या होता है, ये n इंटू लैम्डा। ठीक है, अगर लैम्डा ऐसा नहीं लिखते होंगे तो अभी ऐसे मान लेना। ठीक, अब 340 मीटर पर सेकंड क्या बता दिया है, वेलोसिटी या गति को बता दिया है। तरंग दैर्ध्य कितना बता दिया है, 2, और आवृत्ति निकालने बोला n। अब देखना ये किसमें, मीटर पर सेकंड में है, ये किसमें है, सेंटीमीटर में। तो पहले तो आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 340 किए यहाँ पर बटे 2 किए बराबर n, ये काट दिए 170 आपका आंसर आ गया। तो ये नहीं, पहले देख लेना मीटर में और किसमें, सेंटीमीटर में। तो जब सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो मैंने बोला था कि कभी भी छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना हो ना तो डिवाइड करना होता है, और बड़े यूनिट को छोटे में करना हो ना तो मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर वो किलोमीटर रहता और मुझे मीटर में चाहिए, ये 1 किलोमीटर है, तो क्या गुना कर दो, और अगर मीटर है उसके मेरे को किलोमीटर में चाहिए तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक, तो छोटे को डिवाइड करना रहता है और बड़े को गुना करना रहता है। अब यहां पर देखना, अब ये मैं चेंज करूंगा तो बटे 100 लिखूंगा, और ये चौथा पद हो गया। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले के नीचे में आया इसलिए ऊपर चले जाएगा। तो 2 से तो पहले काट दो, तो 170 ये हुआ, और 2 जीरो और हो गया, बराबर क्या है, n है। और ये किसके बराबर दिख रहा है यहाँ पर, ये 3, तो ये। ठीक है, ऐसे ना देखकर इसको और क्या लिख सकता था, 17 किलो हर्ट्ज, ये भी लिख सकता था, तो ये भी सही होता। क्यों, क्योंकि 3 जीरो हटेगा तो किलो आ जाएगा, 6 जीरो हटता है तो मेगा आ जाता है। तो इसको ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन रहेगा, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगातार देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती। तो किस प्रकार की तरंगे, अवश्रव्य, अति, पराश्रव्य, पराध्वनिक। तो ये पराश्रव्य रहता है ना, कुत्ते, बिल्ली, ये लोग क्या है, इस प्रकार की ध्वनियों को सुन पाते हैं, हम लोग नहीं सुन पाते। हम लोग सुनेंगे तो थोड़े क्या पूरे ही बहरे हो जाएंगे। तो ये सब यही लोग सुनते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है, तो कर सकती है ना एयर में। ये मैकेनिकल तरंगे है, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है और यही सही हो जाएगा। ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती, कर सकती है।
लंबी दूरी तक यात्रा करने का इसका यहाँ पर सेंस ये है कि अगर मैं अभी बोला तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, ये घर के गेट तक, लंबी दूरी तक नहीं जा पाएगी। तो उसका सेंस ये है, ठीक है। अगर मैं बॉक्स भी लगाऊं तो एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं जा पाएगी, लेकिन जो रेडियो वेव्स है या फिर जो लाइट वेव्स है वो क्या पहुंच सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकती है। शॉर्टेज डिस्टेंस है ना 1 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई डीजे बज भी रहा है तो कितना दूर तक जाएगा, इसलिए ये वाला माध्यम वाला। और दोनों में से देखते भी तो ज़्यादा वैलिड यही था, क्योंकि इसके लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर देखेंगे दबाव का क्या प्रभाव। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है, दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है, इसके प्रतिकूल। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है और फिर कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ते रहता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए? पूछा गया यहाँ पर गति, तो बहुत सारी चीज़ों का ना आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो, जो दाब वाला कुछ भी टर्म्स आ रहा है क्या? आवृत्ति में कभी भी दाब आता है? नहीं आता। तरंग दैर्ध्य दूरी में कभी भी दाब आएगा? नहीं आएगा। दूरी कम प्रेशर में रखो, ज़्यादा प्रेशर में रखो, दूरी वही रहने वाला है। तो कहीं पर भी जब दाब का यहाँ पर वो ही नहीं आ रहा है, मेंशन ही नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ पहले। v इक्वल टू क्या होता है? n इंटू लैम्डा। इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ध्वनि की तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए? इसकी वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा तो इस पर क्या असर पड़ेगा? तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि लैम्डा बराबर क्या आएगा, v बाई एन। अब अगर ये बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और कभी भी एक ही साइड की अगर वैल्यू बढ़ती है और उसी साइड की दूसरे वैल्यू की मान पूछा जाए तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो इसकी क्या होगी? तरंग दैर्ध्य की वैल्यू में, तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 12। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसके स्थान पर 0.1 मीटर तरंग दैर्ध्य है, मतलब इसका तरंग दैर्ध्य जो क्या है? 0.1 मीटर। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बोल रहे हैं। तो आपको सीधा सीधा पता है कि v बराबर क्या होता है? n इंटू लैम्डा। और मैंने बोला था कि सभी में जगह यही रहेगा, किसी भी प्रकार का तरंग रहे यही वाला लगाना है। अब इसमें n की वैल्यू तो दे दी थी, लैम्डा भी दे दिया था गया था। अब मेरे को v निकालना पड़ता, जो कि मैं निकाल लेता, लेकिन इसमें बोला 700 मीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। तो ये नहीं पूछ रहे, समय पूछ रहे। लेकिन समय निकालने के लिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब मेरे को डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया कि 700 मीटर का है, मैं v तो निकालना पड़ेगा। तो v कैसे? यहाँ से निकाल लेंगे। कितना? 3.5 k है, मतलब 1000 कर लेता हूँ इसको। और ये कितना है? 0.1 मीटर। अब दो सब, ये हर्ट्ज भी ऐसा ही मात्रक में है, वो भी ऐसा ही मात्रक में, मीटर में, सेंटीमीटर में रहता है या किलोमीटर में रहता है, तो कन्वर्ट करना पड़ता। अभी नहीं पड़ेगा। तो एक जीरो यहाँ के लिए कट जाएगा, एक जीरो यहाँ के लिए कट जाएगा, 350। ये आपको समझ में आया? देखो दशमलव था एक अंक के बाद, अगर इसको हटाते तो पॉइंट लिखते, यहाँ हटाते तो ये लिखते, फिर ये जीरो इससे कटता, ये जीरो इससे कटता। तो कभी भी ऐसा हटाना हो तो ना जितने अंक के बाद दशमलव है और इधर जितना जीरो उतना कम करते जाओ और एक आगे बढ़ाते जाओ। तो 350 मीटर पर सेकंड में आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर लिया था उसको, ठीक है। अब ये आया v, और कितना दूरी तय करने बोल रहे हैं? 700 मीटर। v बराबर यही होगा बटे t मुझे निकालना है, ये मुझे पता है 350। तो t बराबर क्या कर सकता हूँ? 700 बटे 350। तो कटेगा तो कितना आएगा? 2। ये किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो 2 सेकंड आपका आंसर होता। तो मेन यही है। बस अगर आपको आपके क्वेश्चन को लेंदी बनाना चाहता है एग्जामिनर, तो बस 2-4 चीजों को ऐड ऑन कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो क्या है भाई, देखते हैं। ध्वनि की पिच किसके ऊपर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच जो निर्भर करती है ना, आवृत्ति पर निर्भर करती है। शुरू में मैंने बताया था कि आप लोगों की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, और हम लोगों की आवृत्ति जो होती है क्या होती है? कम होती है। तो आवृत्ति पर निर्भर करता है।
ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है? ध्वनि की प्रबलता, आवृत्ति, संवेदन या संगति? नहीं, संवेदन प्रदान करेगी, तभी आपको क्या चलेगा, पता चलेगा, संवेदन ही आएगा। अगर कुछ भी चीज़ों के बारे में आपको महसूस करना है तो संवेदन। अगर मैंने चिमटी काटा और दर्द हुआ तो क्या है, पहले संवेदन आया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर ठोकर लगता है हाथ पैर कहीं पर भी तो पहले संवेदना आती है, फिर वो आपको महसूस कर पाते हो। तो प्रबलता तो बाद में आएगी, पहले आपको संवेदना होगा कि हाँ यार साउंड आ रहा है, फिर वो कितने इंटेंसिटी का है, लो है कि हाई है, वो प्रबलता में आएगा। आवृत्ति तो ध्वनि के अप डाउन, उसमें क्या पिच आ जाएगा, फिर आवृत्ति आएगा। तो संगति कुछ होता ही नहीं है, ये लोगों में होता है, साउंड में नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक प्रतिध्वनि के लिए इको स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? मोस्ट एमपी है यार। अगर आप देखोगे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम उठाओ या फिर एनटीपीसी का एग्जाम उठाओ, क्योंकि उसमें लंबे लंबे शिफ्ट के होते हैं, चलता है 1.5 महीना 2 महीना, उसमें मैक्सिमम 40% जो एग्जाम होते हैं शिफ्ट में, 40% शिफ्ट ना, एक दिन में 3 शिफ्ट है तो मल्टीप्लाई कर लेना, उसमें पूछा जाता है। जितने बार देखोगे, जितने ईयर का अगर अभी तक देखोगे आप 2012 से उठाकर, तो हर, मैं बता रहा हूँ 40% शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो याद रख लेना, सीधा सीधा 17 मीटर। एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर मीटर सेकंड नहीं, यहाँ माइनस चिन्ह लगाना भूल गया, तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है? अब आपको पता है, सीधा सीधा एक चीज पता है आपको कि दूरी निकालना है, गति मुझे बता दी है, तो मेरे को तो भाई फॉर्मूला पता है, d/t होता है नॉर्मल केस में। अब इसमें t मुझे पता है 3 सेकंड तक, लेकिन 3 सेकंड में क्या बोल रहा है, ताली बजाया और 30 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी, मतलब ताली अभी उसने बजाया तो एकदम तुरंत गया होगा, आया होगा क्या, तो 3 सेकंड लगा है, 3 सेकंड लगा है जाने और आने में, मतलब आधा टाइम जाने में लगा होगा, आधा टाइम आने में लगा होगा, ठीक है। तो ये टोटल जाने का टाइम नहीं है ना, टोटल आने का टाइम नहीं, इसमें आधा जुड़ा हुआ है। तो पहले तो इसको मेरे को हाफ करना पड़ेगा ना, 3 को हाफ करना पड़ेगा। क्यों हाफ करना पड़ेगा? क्योंकि जाने और आने का समय वो मिलाकर। और क्यों हाफ करना पड़ रहा है? क्योंकि चट्टान से कितनी दूरी में खड़ा है पूछ रहा है, तो दूरी तो यहाँ से यहाँ तक एक ही होगा ना। वो बोलता कि उससे आने तक, मतलब यहाँ से जाने, ध्वनि के जाने और आने के समय में उसने, ध्वनि ने कितनी दूरी को तय किया है, तब वो हमारे मैं टोटल 3 लेता। इस पे किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर हो गया ना क्यों ऐसा आधा कर रहे हैं? तो क्या आएगा, 1.5 आएगा, और सेकंड में दिए तो सेकंड में आंसर रहेगा आपका। अब देखते हैं, ये मुझे पता था v, ठीक। अब v मुझे पता 346, डिस्टेंस मुझे निकालना है d, t मैंने निकाल लिया क्या, 1.5। आप यहाँ 1.5 ना करके यहाँ कर लो, यहाँ जब आप d निकालोगे तो फिर d को आपको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि आप समय पूरा 3 ले रहे थे। तो d बराबर मल्टीप्लाई करोगे 346 इंटू 1.5, तो सीधा इसको ऐसे कर लो, इसको डायरेक्ट 15 से कर लेना। 15 छक्का 90 का 0, 9, 15 चौक 60, 6 69 का 9, और 6 आया, 15 3 45 और 6 51, और ये नीचे 0 हटाया था तो एक 0 हट जाएगा, दशमलव, ठीक। तो 519 मीटर आपका आंसर आएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करने, उसके बाद हाफ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो किससे? रबड़, धातु, प्लास्टिक या फाइबर बोर्ड? फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड ये सस्ता भी है और ये काम का भी है। ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है साउंड को। क्या करता है, एब्जॉर्ब। तो आप जब भी जाओगे सिनेमा का हॉल का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था शायद दूसरे नंबर के क्वेश्चन में, तो आप जाओगे ना, अगर कॉर्नर की सीट पे आप बैठे हुए हो तो गद्दा बाहर पर लगा के रखते हैं, लेकिन वो जो रहता है ना, क्या रहता है, पूरा फाइबर रहता है। टेक्सचर बस डाल के रखते हैं, बाकी वो रहता है क्या है, फाइबर। तो फाइबर बोर्ड ही लगा कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? अब छत से डायरेक्ट टकराएगा तो इको साउंड देगा। जैसे पुराने ज़माने के अगर उसमें जाओगे, यहाँ भिलाई में कहाँ बताऊँ, जैसे कि न्यू बसंत है और एक उसके बगल में और कुछ है सुपेला के पास, अगर जाना होगा तो चले आना, हाँ, वेंकटेश, वहाँ जाओगे ना तो इको का थोड़ा बहुत आपको अनुभव सुनने को मिलेगा, अभी वाले में नहीं मिलेगा। अब पीवीआर जाते होगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है?
0.1 सेकेंड। तो इसको याद रखना है, 1/10 रहेगा या फिर ये 0.1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इकोकार्डियोग्राफ अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? इकोकार्डियोग्राफ किसका किया जाता है? अगर बायो पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं ना, उनका इकोकार्डियोग्राफ किया जाता है। नॉर्मल में उसको इको बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों किया जाता है? तो जो धड़कनें हैं वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं। अब धड़कनों को सुनने का दो, एक तो ये पूरा आपको बता देगा मॉनिटर पर, और सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, तो वो अलग है, ठीक है। वो भी साउंड के परावर्तन पर काम करता है। कौन सा? स्टेथोस्कोप। तो साउंड का जो परावर्तन में हम लोग क्या पढ़े? एक सोनार पढ़े और एक इको पढ़े। तो तीसरा और जोड़ लेना क्या? स्टेथोस्कोप। जब बायो पढ़ोगे या मैं पढ़ाऊंगा जो भी, तो उस टाइम देखेंगे कि उसमें वो काम में आता है। तो अब इकोकार्डियोग्राफ में क्या होता है कि आपके चेस्ट के आसपास वाले एरिया पे एक मीटर टाइप का रहता है, कुछ सेंसर टाइप का, उसको रखा जाता है। हाँ, और वो क्या है, उसमें ऐसे बगल में वो लगे रहेगा, उसमें पता चलेगा कि किस तरीके का पंप हो रहा है, और वो हर जगह का बताएगा ना, आसपास के देखोगे। क्यों? क्योंकि हार्ट ही पंप करने का काम करता है। तो उसके आसपास के एरिया में कहाँ पर वो जो कंपन की गति धीमी पड़ रही है या तेज हो रही है, तो वहां से फॉल्ट का पता लगा लेंगे। अब ये जो चीजें हैं मैंने बता दिया, क्या परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन पर काम तो करेगा, लेकिन उसमें बोल रहा सबसे नजदीक इसमें डॉपलर इफेक्ट, जमीन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चुंबकीय इफेक्ट। तो सबसे पहले बात तो चुंबकीय तो आएगा ही नहीं, ध्वनि की बात हो रही है तो। इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ी नहीं, तो मैकेनिकल है। फोटो इलेक्ट्रिक भी नहीं आएगा। ये जमीन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट पता नहीं क्या होता है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट पता ये होता है। डॉपलर इफेक्ट क्या करता है? जो भी वस्तु है उसके सापेक्ष गति के बारे में बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, एकदम एग्जैक्ट मेरे को भी डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन एग्जाम्पल आप देखना, प्लेटफॉर्म में आप लोग खड़े हैं और रेलगाड़ी जब आगे की ओर बढ़ती है, तो जब सामने से आती है तो कितने तेज आवाज के साथ आती रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो आपको उसका साउंड कम सुनाई देता है। पहले एकदम तीखा सुनाई देगा, ठीक है, और धीरे से आगे जाने के बाद वो मोटा साउंड एकदम बहुत दूर का जैसे बजता है। सेम चीज कहाँ होता है? अगर गांव वाले होगे तो एक के घर में छठी हो रहा है, पोंगा लगा दिए हैं, लेकिन जो उस दूसरे मोहल्ले में रहता है उनके घर में बहुत कम धीमा आवाज आता है, और जिसके घर में हो रहा है वहां देखना बहुत तेज आता है। तो वो एक चीज कौन बताता है? डॉपलर। इसलिए इसका डॉपलर इफेक्ट नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये वस्तु के सापेक्ष ध्वनि की गति के बारे में ही है। अगर लिखना भी चाहो तो नॉर्मल इतना ही लिखना, वस्तु के सापेक्ष ध्वनि की गति। तो 21 से डॉपलर इफेक्ट। अब ये यहां पर कैसे काम आया वस्तु के सापेक्ष? अब जो मरीज रहता है, ये पार्ट तो बायो का है लेकिन आया तो समझ लो, मरीज जो रहता है, अब जो लगातार पंप कर रहा है हमारा हार्ट, अगर कोलेस्ट्रॉल आया या फिर किसी प्रकार का आर्टिनरीज में फॉल्ट आया है, तो आर्टिनरीज से जो साउंड आना चाहिए प्रॉपर नहीं आएगा, जहां पर फॉल्ट है वहां से ब्रेक करेगा, उसी ब्रेक को ही बता देता है, ठीक है। वहां और अच्छे से समझ जाएंगे। अब सोनार का पूरा नाम क्या है? तो बहुत ही सरल है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। रैंगिंग लिखा है या रैंजिंग लिखा है वो, तो नेविगेशन है ना, नेविगेशन मतलब पता लगाना, तो साउंड के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? हवाई जहाज को दूरी को, बगल जंगल होना चाहिए, जंगल में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को, वायुयानों की ध्वनि पिच, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को। तो पानी के अंदर इसको आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ हवाई जहाज की दूरी जो बोले ना, दूरी को उससे नहीं मापा जाता, उनके लिए तो अलग उनके अंदर मीटर लगा होता है, ठीक है। तो पानी के अंदर मौजूद जो वस्तु की दूरी, दिशा और गति को सोनार के माध्यम से मापा जाएगा। शब्द रडार किससे उत्पन्न हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया गया, पढ़ लो। तो ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग आएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रडार ये आपके क्या बोलना चाहिए कि प्रकाश, लाइट के माध्यम से काम करता है। फिर देखते हैं, अच्छा ये चीज समझना है कि रडार कैसे काम करता है ना, तो इजराइल का जो हमास है, इजराइल का बोलता हूँ, इजराइल का ना जो आयरन डोम है, जो है ना आयरन डोम वाला ना, वीडियो देख लेना, वो कभी कभी ट्राई करता था और यूट्यूब में डालता था, या वो नहीं डाल रहे दूसरे लोग डाले होंगे, तो देखना। और जैसे ही कोई आता था ना विमान, तो बता देता था। या उरी मूवी देखे होगे ना, तो उसमें दिखाता है रेड कलर का से आते आते, तो वहां पर काम करता है। फिर देखेंगे, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु होना चाहिए की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो अब ये सोनार के अंदर कौन सा उपकरण लगा रहता है, इसके बारे में बता रहे हैं। अभी हम लोग पढ़े सोनार के द्वारा पता चलता है
कारण क्या है, तो प्रतिध्वनि उसका कारण होता है या फिर परावर्तन। लेकिन उस सोनार में कौन सा चीज लगा रहता है, एम्पलीफायर, स्पीकर, स्पीकर, माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, एम्पलीफायर और माइक्रोफोन। तो क्या आएगा, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, पहले भेजेगा साउंड को और वो फिर डिटेक्ट करके बताएगा, तो दोनों के माध्यम। तो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। टफ करना रहेगा तो यही पूछेगा, लोग नॉर्मल सोनार पढ़ के जाएंगे, पूछेगा ये। क्वेश्चन नंबर 24, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो 7, तो ये मैंने बोला था कि कहीं कहीं पर अलग लेता है। ये क्वेश्चन पहले कर लिए थे, लेकिन ये लेने का मतलब वही था क्योंकि आपको 17.2 दिखाया जाएगा, कहीं पर 16.4 दिखाया जाएगा, तो वो चीज को ध्यान में रखना। फिर है, एक ध्वनिक अनुवाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वर मान पर गूंजता है। तो ये एक उपकरण होता है। अब देखो प्रतिध्वनि, ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं। एक ध्वनिक अनुनाद मतलब ना प्रतिध्वनि को ही बोलते हैं, इको को ही बोलते हैं। तो इको के लिए जो कंपन में होने पर नियत स्वर मान पर गूंजता, नियत मतलब एक कांस्टेंट आपको साउंड लगातार सुनाई देगा, कांस्टेंट साउंड। तो उसके लिए कौन सा इसमें से 4 में से आएगा, सीटी, सीटी जो नॉर्मल बजाते हो, क्या इसमें लगातार आता है कि एक ही जैसा साउंड, क्षणिक आएगा फिर रुक जाएगा। फिर है विद्युत परिपथ, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर तीसरा सहनाई, सहनाई में भी देखना वो उसको साउंड क्या बोलना चाहिए कि हवा की फूंक को बदल कर उसकी आवाजों को बदल देता है, उसमें भी लगातार नहीं आता है, ठीक है। बचा क्या, संस्वरण करके लिखा है, इसको ट्विनिंग फॉक ही याद रखना है। ट्विनिंग फॉक क्या होता है कि यू आकार का ना ऐसे ही बना हुआ एक रहता है, घर जाकर एक बार देख लेना ट्विनिंग फॉक होता क्या है। तो इस आकार का मिलेगा आपको। तो जो जैसे कि मान के चलो म्यूजिक में कभी कभी एकदम बारीक वाला जो साउंड आता है ना, स्टार्टिंग होने से पहले, गाना चलने से पहले, तो उस प्रकार की जो चीजें रहती है ना, वो इसी से निकाला जाता है। अब ये इतने बड़े रेंज पर ना हर पोजीशन पर अलग अलग साउंड देगा, यहाँ ऐसे एक बार मारने से यहाँ अलग है, यहाँ पर अलग है। तो जिस तरीके का साउंड उसको चाहिए एक टाइम पीरियड के लिए, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो म्यूजिक सिस्टम में इसका यूज़ होता है, घर जाके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ट्विनिंग फॉक ही होता है जो नियत स्वर मान पर गूंजता है, ठीक। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। तो ये हम लोग साउंड के बारे में कवर किए। क्वेश्चन मैंने कोशिश किया था कि जितना हो सके उतना अच्छा रखूं। अगर इसमें कुछ लूप होल्स रह गए होंगे तो जब मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ उन चीज़ों को कवर कर लेंगे। बट न्यूमेरिकल मैं साथ में इसलिए लेते चल रहा हूँ क्योंकि जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है महिला बोलता है यार, प्रयोगशाला परिचारक का, उसमें क्या होगा, लैब असिस्टेंट का जब पिछले साल का देखोगे अगर मिल गया, तो मैं तो दिलाया नहीं था, मिला भी नहीं। तो जिन्होंने दिलाया था उन्होंने बताया कि 10 तो लिखता है लेकिन क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टच कर जाता है। तो हाँ, ये न्यूमेरिकल 20 क्वेश्चन में 1-2 तो देखने के लिए मिलेंगे। और थ्योरी में जाओगे तो जैसे अभी ट्रांसड्यूसर क्या बोला था, डिटेक्टर वाला जो आया था ना क्वेश्चन, ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। बाकी जब मिक्स पढ़ेंगे तो और भी क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे जो कि नए टाइप के रहेंगे। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। जो लगातार देख रहे हैं अभी लगातार इसका वीडियो डलते रहेगा, ठीक है। और अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके बता देना, जो कोर्स वाले हैं वो लोग भी कोर्स में कि, और अगर कोर्स में मैंने ये भी बोल के रखा है कि अगर कुछ डाउट होगा तो आप डाउट का भी कमेंट भेज सकते हैं, तो मैं एक आध डाउट वाला क्लास लेकर उसमें सारी डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है।